तो बेसिकली AS16 कराना है हमने, और जैसे ग्रुप 2 की बात मैं कर रहा था, तो ग्रुप 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अगर बताया जाए तो AS11, AS16 और AS19, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपका मतलब रेलिवेंट है और इसे एग्जाम में आने का भी चांस रहता है। ठीक है जी, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं AS16 के साथ। इसमें थ्योरी भी है, अच्छे से समझना, क्योंकि MCQ पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है मोस्टली, तो थ्योरी भी अच्छे से आपको समझना है। तो AS16 का मेन जो नाम है वो है बोरिंग कॉस्ट। ठीक है बेटे, बोरिंग कॉस्ट का नॉर्मल मतलब होता है इंटरेस्ट कॉस्ट। लाइक आप कोई बोरो करते हो और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उस इंटरेस्ट कॉस्ट को हम बोरिंग कॉस्ट बोलते हैं। और तो बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जो कि इस चैप्टर में अभी आपको जानने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ना केवल इसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें। राइट, ये आपने ध्यान रखना है। नॉर्मली हमने अब तक ये सीखा है कि इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट ये होता है प्यारे बच्चों, है ना, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट ये होता है हमारा कि इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस कर देते हैं। इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस कर देते हैं। मतलब जिस साल से इंटरेस्ट, जिस ईयर से इंटरेस्ट बिलोंग करता है, जिस ईयर में इंटरेस्ट एक्सपेंस आप इनकर करते हो, उसको उस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। बट कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हैं, जब आप इंटरेस्ट की अमाउंट को एक्सपेंस नहीं करोगे, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं डालोगे, आप उसे बैलेंस शीट में लेके जाओगे। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट को लेके जाने का मतलब है कि इंटरेस्ट को आप असेट में कैपिटलाइज करोगे, आप इंटरेस्ट को असेट की कॉस्ट में जोड़ दोगे। तो AS16 का मेन पर्पस यही है कि ये आपको बताना चाहता है कि किस सिचुएशन में आप इंटरेस्ट को एक्सपेंस करने के बजाय इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करोगे। राइट, इन विच सिचुएशन इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज एंड नॉट एक्सपेंस्ड, these conditions are explained in AS16। ओके, तो कोई भी अगर आपका AS स्टार्ट होता है बेटा, कोई भी अगर आपका AS स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स सम डेफिनेशन। इसमें कुछ डेफिनेशंस होती है और वो डेफिनेशन आपको समझनी होती है। अब लाइक जैसे AS16 का नाम है, AS16 का नाम है बोरिंग कॉस्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिफाइन व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट होती क्या है, फिर बोरिंग कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, और किस सिचुएशन में कौन सा ट्रीटमेंट लगेगा, वो ट्रीटमेंट इसमें बेसिकली उसको ट्रीटमेंट क्या कौन सा लगेगा वो भी इसमें बताएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन। देखिए, तो डेफिनेशन दे रखी है बोरिंग कॉस्ट की। मेरे पास अभी पेन वगैरह अवेलेबल नहीं है जिससे मैं इसे मार्क वगैरह कर सकूं, तो मैं आज लिख नहीं पाऊंगा कुछ भी, सिर्फ बेसिकली थ्योरी में आपका चलेगा, और मेजॉरिटी पोर्शन आपको ये नोट से ही आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, बोरिंग कॉस्ट की बेटा डेफिनेशन क्या है। बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट तो आती है, इसके अलावा इसमें अदर कॉस्ट भी आती है। राइट, अदर कॉस्ट क्या है अभी इसके बारे में बताएंगे। इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट भी आती है और वो अदर कॉस्ट आती है जो इन कनेक्शन विद बोरिंग ऑफ फंड होती है। फंड को बोरो करने के साथ कुछ अदर कॉस्ट इनकर होती है, उसको भी बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया। अब इसको यहाँ डिटेल में बताया गया है कि बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, है ना, व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय बोरिंग कॉस्ट। तो देखिए सर, बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड, पहला पार्ट, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोरिंग्स एंड अदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट तो आती है, इसके अलावा कमिटमेंट चार्जेस भी आते हैं। कमिटमेंट चार्जेस क्या होते हैं, जब आप किसी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पे डिफॉल्ट कर देते हो, तो डिफॉल्ट करने की वजह से आपको उसके ऊपर कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है। वो जो पेनल्टी आप दोगे उसको भी बोरिंग कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, है ना। और वो बोरिंग जो आपकी जो होगी, ये शॉर्ट टर्म लोन की भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म लोन की भी हो सकती है ना। मतलब कि आपकी बोरिंग कॉस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट की भी हो सकती है, आपकी बोरिंग कॉस्ट वर्किंग कैपिटल लोन के लिए भी हो सकती है, और आपकी बोरिंग कॉस्ट लॉन्ग टर्म लोन के लिए भी हो सकती है। तो जो बोरो करोगे उस पे वट एवर इंटरेस्ट यू पे, दैट इज पार्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। एंड कमिटमेंट चार्जेस, इसका मतलब हो गया डिफॉल्ट चार्जेस, ये भी आपका बोरिंग कॉस्ट में आएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये साथ साथ पढ़ना है आपने। योर कंपनी SCC लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग अ क्रिकेट स्टेडियम दैट इज अ क्वालिफाइंग असेट, है ना।
क्वालिफाइंग एसेट क्या है? जिसको कंप्लीट होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग जाता है, ठीक है। इसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कंपनी ने इसके लिए एक वॉल्वो क्रेन परचेज करी है 1 करोड़ रुपए की। It was financed through bank borrowings at 12% per annum. The amount is to be paid in 60 equal monthly installment. अमाउंट को 60 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। बैंक विल आल्सो चार्ज 50,000 एज कमिटमेंट चार्ज इफ योर कंपनी फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट। देखो ये पेनल्टी का बात आ गया इसमें। अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो डिफॉल्ट करते वक्त फिर आपको 50,000 का बेसिकली अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो here the interest element in installment and commitment charges if any will be included in the borrowing cost। बताइए पार्ट एज क्लियर और नॉट? ठीक है बेटा, अपना माइक मत ऑन करना, सब लोग व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना। कोई डाउट होगा तो ही माइक ऑन करना है। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? इंटरेस्ट आता है और उसके साथ साथ कमिटमेंट चार्जेस भी आते हैं। चलिए अब यहाँ से सेकंड आता है, आपका सेकंड पॉइंट आता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम रिलेटिंग टू बोरोइंग्स। ये क्या होता है सर? आप बोरो कैसे करते हो? या तो बैंक से लोन लोगे या अदर कंपनी से बोरो 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 करने का ऑप्शन होता है, या आप डिबेंचर भी इशू करते हो। डिबेंचर को कई बार आप डिस्काउंट पे इशू करते हो, ठीक है। तो डिबेंचर्स को जब आप डिस्काउंट पे इशू करोगे तो वो डिस्काउंट का अमाउंट भी बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा, राइट। और कभी कभार डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम किया जाता है। अगर आप डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो मतलब आप फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पे करते हो। तो वट एवर एक्स्ट्रा अमाउंट यू पे दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, है ना। अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम रिलेटेड टू बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब यहाँ पर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। आरपी लिमिटेड इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at discount of 5%, redeemable at the end of 5 years at a premium of 5%। 100 रुपए का डिबेंचर्स है, 5% के डिस्काउंट पे लो पे 5% के डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, और फिर उसको 5% के प्रीमियम पे आपने क्या करना है? रिडीम भी करना है। तो पहले डिस्काउंट की अमाउंट निकालो और प्रीमियम की अमाउंट निकाल लो। तो 5 लाख की अगर मैं 100 से इंटू करूंगा, अमाउंट बनेगी 5 करोड़। 5 करोड़ का 5% निकालेंगे तो आपका ये 25 लाख का डिस्काउंट बनता है, और उसी 5 करोड़ का 5% निकालेंगे, है ना, फेस जो आपकी फेस वैल्यू है डिवेंचर की, उसी 5 करोड़ का 5 लाख 5% निकालेंगे तो यहाँ से आपका 25 लाख का आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो 25 लाख का डिस्काउंट और 25 लाख का प्रीमियम और रिडम्पशन, टोटल हो गया 50 लाख। ये भी बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा। बताइए पॉइंट नंबर बी इज क्लियर और नॉट? रिप्लाई करना है सबने। ठीक है, थ्योरी भी बिल्कुल आपने ढंग से करनी है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा इसमें से। तीसरा क्वेश्चन कहता है आपको अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट इन कनेक्शन विद द अरेंजमेंट ऑफ बोरिंग्स। ये क्या होती है? कई बार आप डिबेंचर्स को बोरो करते हो, सॉरी डिबेंचर्स को इशू करते हो, तो डिबेंचर्स को इशू करने के लिए अंडर राइटर्स की हेल्प लेते हो, और अंडर राइटर्स को आपने क्या देना होता है? अंडर राइटिंग कमीशन देना होता है। ओके, तो जो अंडर राइटिंग कमीशन दोगे सर, वो भी इसमें इंक्लूड होगी। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट मतलब रिलेटेड कॉस्ट incurred in connection with the arrangement of borrowings। तो क्या बोलता है इसमें? एग्जाम्पल, लेट अस assume that the issue of debentures in the above example was managed by Carby Securities Limited। ये अंडर राइटर्स का नाम है, उनका चार्ज क्या था? 1% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इशूड। तो अगर आप क्या करोगे सर, उसी केस में 5 करोड़ का 1% निकालोगे, है ना, जो पार्ट नंबर बी आपको बताया था, 5 करोड़ का 1% निकालोगे तो 5 लाख आएगा। तो वो जो अंडर राइटिंग कमीशन है ये भी आपका बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा। ओके जी। इसके बाद पार्ट नंबर डी, फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड अंडर फाइनेंस लीज और अंडर अदर सिमिलर अरेंजमेंट। ये क्या होता है? आपने एस 19 जो है वो पढ़ा पढ़ा हुआ है। एस 19 में आपकी दो तरीके की लीज बताई गई है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, मतलब आप समझो कि जो फर्स्ट ग्रुप में आप हायर परचेज वाला चैप्टर पढ़ते थे उसमें आप
कोई चीज़ हायर परचेज पे खरीदते हो, उसकी कई साल तक इंस्टॉलमेंट पे करते हो, और फाइनली फिर जो ऑनरशिप होती है वो आपको आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ट्रांसफर होती है, राइट। तो बेटा हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, तो वो जो इंटरेस्ट एलिमेंट है, ठीक है सर, वो भी क्या होगा, उसको भी बेसिकली हम मानेंगे बोरिंग कॉस्ट, ठीक है सर, उसको भी हमने क्या मानना है, बोरिंग कॉस्ट मानना है। ओके जी, तो ये भी आपने ध्यान पर रखना है। डी वाले पॉइंट का एग्जांपल बेसिकली मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पर ध्यान रखना डी का मतलब है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट होता है। पार्ट नंबर ई बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ई पार्ट पे क्या बोलता है, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग, आयुषी कह रही मुझे ऐड कर लो बेटा, 1 मिनट, हाँ 2 मिनट वेट करेंगे। ऐड करने का ऑप्शन कहाँ से है भाई, रुकिए 1 मिनट। हम्म, चलो जी, आई गेस अब ऐड हो गई है। ठीक है जी, तो ये पार्ट नंबर ए देखेंगे ध्यान से। आयुष बेटा जरा एक बार कंफर्म करना यू आर इन और नॉट, हाँ हो गई, इन हो गई। ओके, तो पार्ट नंबर ई में बोलता है एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट। क्या बोलता है सर, देखो क्या होता है, सपोज आपको कुछ अमाउंट बोरो करनी है। अब वो अमाउंट बोरो करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, या तो आप वो पैसे इंडिया में ही बोरो कर लो, राइट, या आप इंडिया में बोरो ना करके आप फॉरेन कंट्री से डॉलर्स में अमाउंट बोरो कर सकते हैं और उसको इंडियन रुपी में इक्विवेलेंट अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 50 लाख रुपए की जरूरत है, तो या तो आप 50 लाख रुपए इंडिया में ही बोरो करोगे, या मान लो कि आप बाहर से 1 लाख डॉलर बोरो करोगे और $1 50 रुपए का है, तो वो भी कन्वर्ट होके 50 लाख के बराबर हो जाएगा, राइट। आपको ये डिसाइड करना है कि मैं इंडिया में बोरो करूं या मैं बाहर से क्या नाम है बोरो बोरो करूं। तो अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम है तो आप इंडिया से ही बोरो करोगे, लेकिन कई बार क्या होता है, फॉरेन करेंसी में बोरो करते हो तो उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। तो आप इंडिया में बोरो ना करके आप फॉरेन करेंसी में बोरिंग्स कर लेते हो। लाइक इंडिया में अगर आप 50 लाख रुपए बोरो करना चाहते हो तो उस पर 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाहर 1 लाख डॉलर बोरो करते हो, जिसको 50 में कन्वर्ट करने के बाद 50 लाख ही बनेगा, लेकिन बाहर इंटरेस्ट का रेट केवल 4% है, तो आपको लगता है यार इंडिया में 10% पे बोरिंग्स मिल रही है, बाहर पे 4 @ 4% आपको बोरिंग्स मिल रहा है, तो डेफिनेटली फॉरेन ऑप्शन बेटर है ना, तो आप बाहर से बोरो कर लेते हो। लेकिन जब आप बाहर से बोरो करते हो तो उसके साथ में एक रिस्क आता है। रिस्क क्या, कि जब आप लोन को रिपे करोगे तो हो सकता है डॉलर का रेट 50 से बढ़कर 52 हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो आपका पर डॉलर ₹2 का नुकसान होगा। और 1 लाख डॉलर अगर आपने बोरो किए हैं तो 1 लाख इंटू 2 लाख का एक्स्ट्रा आपको क्या नाम है, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आने की वजह से आपको नुकसान नुकसान होने लगेगा। ओके, तो उस सिचुएशन में क्या होता है सर, उस सिचुएशन में आपको देखना पड़ता है कि भाई अब जो ये 2 लाख रुपए का मेरा डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को मैं AS 11 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पूरा पूरा डाल दूं, या इसका कुछ पार्ट, या इसका जो कुछ पार्ट है वो मैं एक्सपेंस करूं, है ना, इसका जो कुछ पार्ट है वो मैं एक्सपेंस करूं। अब बेटा वो चीज़ कैसे होगी, इसके लिए आपको एक यहाँ पे वर्किंग जो है वो एक वर्किंग आपको करनी पड़ती है, और वो वर्किंग क्या है वो हमने यहाँ पे समझनी है। पहले पॉइंट नंबर ये देखेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। अगर फॉरेन करेंसी बोरो करते हो उसमें कुछ एक्सचेंज डिफरेंस आता है, तो उसका कुछ हिस्सा बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है। कितना होगा उसके लिए अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, पहले यहाँ तक पढ़ो बस। अगर हमने फॉरेन करेंसी में बोरो किया और उसमें एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, तो एक्सचेंज डिफरेंस आने की वजह से उसका कुछ हिस्सा बोरिंग कॉस्ट में जाएगा और कुछ हिस्सा AS 11 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा।
अब सर कितना हिस्सा कहाँ जाएगा, इसके लिए आपको एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, राइट। तो इसका एक एग्जाम्पल ना मैं आपको अपने आप से करवा देता हूँ, और दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, फिर भी एक एग्जाम्पल मैं खुद करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, अपने आप ही। यहाँ पे लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, आपने समझना है इसको अच्छे से। कहता है अमाउंट रिक्वायर्ड एज बोरिंग्स अमाउंट रिक्वायर्ड एज बोरिंग ऑन 1 अप्रैल 2016। तो मान लो आपको यहाँ पर 50 लाख की अमाउंट चाहिए, ठीक है सर, 50 लाख की अमाउंट चाहिए आप। चलिए जी, इंटरेस्ट रेट इन लोकल करेंसी। लोकल करेंसी का मतलब क्या है सर, हमारी इंडिया की करेंसी। इसका इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, ठीक है सर। चलो जी, उसके बाद इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 4% है। एक्सचेंज रेट कितना है हमारा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं करवा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन इस पे आपसे पूछ लेगा। एक्सचेंज रेट ऑन 1/4/2016, तो ये था आपका ₹50 पर डॉलर, ठीक है सर, ₹50 पर डॉलर था। और एक्सचेंज रेट ऑन 31/3/2017, ठीक है सर। तो ये सपोज बढ़ के हो गया आपका 51 पर डॉलर, ठीक है जी। अब देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर से एक बार। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है कि आप इंडिया में बोरो करना चाहते हो 50 लाख रुपए का। अगर इंडिया में ही बोरो करोगे तो आपका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 10% पर एनम होगा। लेकिन अगर आप बाहर से डॉलर्स में बोरो कर लो तो बाहर से आपको 4% पर एनम के रेट पे बोरेंस मिल जाएगी, है ना। तो साल के शुरू में एक्सचेंज रेट ₹50 पर डॉलर है, और साल के एंड में आपका क्या है सर, ये 51 पर आपका ये हो गया। ओके, अब देखो, सबसे पहले पता लगाओ इक्विवेलेंट अमाउंट इन डॉलर्स कितनी होगी इन डॉलर्स टू बी बोरोड। तो भाई देखो, आपको 50 लाख बोरो करनी है, और साल के शुरू में जो डॉलर का रेट है वो कितने का, 50 का है। तो यहाँ से ये मालूम चला आपको, ₹50 पर डॉलर था ये। तो यहाँ से ये मालूम चला कि आपको 1 लाख डॉलर जो है वो बोरो कर सकते हो, ठीक है। तो $1 लाख आप बोरो कर सकते हो। पहले ये बात क्लियर है या नहीं, बताओ, 1 लाख समझ में आया या नहीं आया, बताइए जी। 50 लाख इंडिया में बोरो करें या बाहर से 1 लाख डॉलर कर लें, सेम बात है या नहीं है, बताओ, ये कंफर्म कीजिए। ग्रुप में रिप्लाई करोगे तभी आगे बढ़ेंगे भाई। ओके बिल्कुल। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं फिर। ओके जी, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये आ गया। अब क्या करना है ऐसे देखो, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस निकाल लो। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, ये एक्चुअल में लॉस है ना, जो फॉरेन जो डॉलर का रेट मतलब बढ़ने की वजह से होगा। तो देखो क्या है, 51 का रेट हो गया आपका, जबकि पहले 50 का था। तो आपका ₹1 पर डॉलर का लॉस हो रहा है, राइट। ₹1 पर डॉलर का लॉस हो रहा है आपका, और इसको आप इंटू कर दोगे कितने डॉलर आपने करे हैं, तो सर ये आपका ना कितना आ जाएगा, 1 लाख का नुकसान आ जाएगा। ओके, अब इस 1 लाख का कुछ हिस्सा AS11 में जाएगा, और कुछ हिस्सा AS16 में जाएगा। और कभी कभार ये भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा आपका AS16 में चला जाएगा, ये भी हो सकता है।
है ना, फुल अमाउंट और अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, ध्यान रखना है, फुल अमाउंट और अ पार्ट ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज लॉस will be considered as an adjustment to borrowing cost, ठीक है सर, एडजस्टमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एज पर AS 16। ओके जी, तो इसके बारे में बात करेंगे अभी हम, 2 मिनट की, एक कॉल आ रही है मेरी, उसको मैं खत्म करता हूँ। चलिए जी, कितना सर, इसके लिए रूल क्या है, ध्यान रखना है आपको, ये मेन रूल है, इफ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी एंड फॉरेन करेंसी is equal to or more than foreign exchange difference, then entire amount of foreign exchange loss, ठीक है जी, entire amount of foreign exchange loss will be considered as an adjustment to borrowing cost। बोलो जी, ये क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, मैंने बोला अगर डिफरेंस निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी का और फॉरेन करेंसी के इंटरेस्ट का, अगर ये डिफरेंस बराबर आ जाता है या ये डिफरेंस क्या होता है सर, ज़्यादा आता है फॉरेन एक्सचेंज के डिफरेंस से, तो उस सिचुएशन में जो पूरा का पूरा अमाउंट आएगा, ये पूरा अमाउंट बोरिंग कॉस्ट माना जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज का पूरा पार्ट बोरिंग कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। इन अदर केस क्या मतलब, एक ही केस बचा, कब सर, जब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कम आ रहा हो और फॉरेन एक्सचेंज लॉस क्या हो रहा है आपका, ज़्यादा आ रहा हो। इन अदर केस, है ना, आगे सीखने की जरूरत नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, अब पार्ट ऑफ लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू difference of interest will be considered as an adjustment to interest cost and balance of interest cost, adjustment to borrowing cost not interest cost, पूरा एक्चुअल वर्ड लिखना है आपको, एज पर 16 and balance amount of foreign exchange loss will be treated as per AS 11। पहले बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई सर, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज ये, ठीक है जी, अंडरलाइन कर देते हैं इसको। मैंने कहा ये हमारा एक्सचेंज डिफरेंस 1 लाख का आया, अब या तो ये 1 लाख पूरा पूरा बोरिंग कॉस्ट बन जाएगा या इसका कुछ पार्ट, एक बेटा कॉल आ रही है, एक मिनट रुक जाओ, हेलो, हाँ बेटा कुशाल, हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा, अच्छा सुन, अभी ना अभी चल रही है मेरी क्लास क्लास चल रही है, ठीक है, तो ऐसा करियो मुझे 3 साढ़े 3 के बाद करियो कॉल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर देना, ओके बेटा भाई। जी बेटा, तो मैं कह रहा था जो ये 1 लाख का डिफरेंस आया हमारा फॉरेन एक्सचेंज का, ये क्यों आया, डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से। अब ये 1 लाख पूरा का पूरा या तो बोरिंग कॉस्ट बनेगा या इसका एक पार्ट बोरिंग कॉस्ट बनेगा। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कब फुल अमाउंट लेनी है, कब हमने क्या लेना है, इसका पार्ट लेना है। तो कंडीशन क्या है इसका, इफ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी एंड फॉरेन करेंसी, आप लोकल करेंसी का इंटरेस्ट निकालोगे और फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट निकालोगे,
और उसको कंपेयर करोगे एक्सचेंज डिफरेंस से, मतलब कि 1 लाख से। अगर वो डिफरेंस इसी 1 लाख के बराबर आ जाता है या वो डिफरेंस 1 लाख से ज्यादा आ जाता है तो उस सिचुएशन में पूरा का पूरा 1 लाख बोरिंग कॉस्ट बनेगा, राइट। लेकिन अगर सपोज मान लो इंटरेस्ट लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी का आपने निकाला, उसका डिफरेंस निकाला, वो डिफरेंस 1 लाख से कम आता है, मान लो 80,000 आता है, तो 1 लाख का फॉरेन एक्सचेंज लॉस था, उसमें से 80,000 आप बोरिंग कॉस्ट में डालोगे और बाकी का जो 20,000 है 1 लाख का बचा हुआ, उसको आप क्या डाल दोगे, AS11 में डाल दो। बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं, और फिर मैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करता हूँ। पहले ये रूल समझ में आया या नहीं आया? जी बेटे, ये बताना ध्यान से। ओके बिल्कुल। तो आई गेस ये पॉइंट क्लियर है, तो अब यहाँ से मैं इसकी वर्किंग करता हूँ। चलो अब देखो क्या हुआ। अब यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरिंग, इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरिंग्स, तो 50 लाख का अमाउंट, इंडिया में इंटरेस्ट रेट है 10%, तो निकाल दो जी 1 साल का। 50 लाख का 10% निकालोगे तो 5 लाख आएगा। चलो जी, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी में क्या बोरो किया है जी आपने, देखो फॉरेन करेंसी में आप बोरो कर रहे हो $1 लाख, जिसका इंटरेस्ट रेट है 4%। लेकिन सर उसे डॉलर के अमाउंट को आप कन्वर्ट करोगे रुपीस में। अच्छा, इंटरेस्ट कब पे करोगे, साल के शुरू में या साल के एंड में, बताएंगे? इंटरेस्ट कब पे करोगे, साल के शुरू में या साल के एंड में, बताइए जी। इंटरेस्ट तो साल के एंड में पे होगा ना आयुषी। इंटरेस्ट जब ड्यू होता है उसके बाद पे करते हैं, एडवांस में कभी भी इंटरेस्ट नहीं जाता, है ना। इंटरेस्ट हमेशा एंड में जाएगा, हाँ, जब ड्यू होगा। जब एंड में पे करोगे तो फिर आप 51 का रेट लगाओगे यहाँ पर, क्योंकि साल के एंड में 58 का रेट था। तो 1 लाख का पहले 4% निकालो, कितना आया सर, 1 लाख का 4% आएगा आपका 4,000, और 4,000 के पहले क्या करो आप 51 से इंटू कर दो, कितना आता है, ठीक है, 4,000 इंटू 51, तो ये आता है 2,04,000 रुपीस में कन्वर्ट होकर, ठीक है सर। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो सर। इनका डिफरेंस निकालोगे अगर आप, तो 5 लाख में से 2,40,000, 2,04,000 माइनस करने के बाद 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 4, तो ये 296 आ गया। कितना आ गया, 296। अब ये जो सर डिफरेंस है क्या है, ज्यादा है, इट इज मोर देन फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख। तो अब क्या करोगे सर, हेंस एंटायर अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉस रुपीज 1 लाख will be considered as an adjustment to borrowing cost as per AS16, ठीक है सर। तो यहाँ से हेंस टोटल बोरिंग कॉस्ट निकालोगे अब यहाँ से। और डेफिनेटली अगर बाहर का इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है तो आप बाहर से बोरो करते हो। टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी होगी, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बोरिंग्स प्लस फॉरेन एक्सचेंज लॉस considered as an adjustment to borrowing cost, ठीक है सर।
तो अल्टीमेटली यहाँ से आपकी अमाउंट आ जाएगी, ये करके कितनी आएगी सर, इसको निकाल देते हैं, 2,04,000 प्लस कितने का डिफरेंस आया था, 1 लाख का। तो आपकी जो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट बनेगी वो 3,04,000 बन जाएगी। बताओ ओके है या नहीं। फिर इसका एक और केस देखो, 2,96,000, 2,96,000 क्या नहीं, 2,96,000 नहीं, 2,04,000 प्लस 1 लाख, ठीक है ना। इंटरेस्ट फॉरेन बोरिंग्स वाला लेंगे क्योंकि बाहर का इंटरेस्ट रेट कम है, तो आपने बाहर से बोरो किया होगा, प्लस 1 लाख एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। था तो वो फर्दर एक्सचेंज लॉस, बट उसको हम AS16 में लेके जाएंगे, AS11 का पार्ट नहीं मानेंगे। क्लियर है। भरत तुम हो हमारे साथ, बताओ एक बार क्लियर है या नहीं है भाई। यस सर क्लियर है। ठीक है भाई, तो आई गेस ये क्लियर हो गया सबके। अब इसी का एक और केस देखो, है ना, इसी में मैं फिगर वगैरह चेंज जो है कर देता हूँ, या इसी को मैं कॉपी मारता हूँ और उसमें चेंज करूंगा। ये मेरा बन गया था एग्जाम्पल 1, है ना, ये मेरा एग्जाम्पल 1 था। और इसमें ना हमेशा एक्सचेंज रेट साल के एंड में बढ़ेगा ही बढ़ेगा बेटा, ये भी ध्यान रखना। जैसे 50 से 51 हो गया है, तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ है, तो तभी ये इशू आएगा, तभी ये इशू आएगा कि हम इसको क्या नाम है, AS16 में माने या AS11 में माने। अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाता, 50 से 49 हो जाता, फिर तो फॉरेन एक्सचेंज गेन है, गेन के केस में तो पूरा पूरा AS11 में चला जाता है, फिर AS16 में आने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो AS16 में आने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ अगर लॉस होगा, मतलब एक्सचेंज रेट 50 से बढ़ के 51 52 हो गया, तो उस सिचुएशन में फिर आपको ऐसे देखना, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसी में को मैं कॉपी करता हूँ और उसमें स्लाइड मॉडिफिकेशन करूंगा, और फिर मॉडिफिकेशन करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका आंसर चेंज होगा, ठीक है जी। तो अभी करते हैं इसको, पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो जरा, इसी के नीचे से हम एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। ये हो गया कॉपी विद स्लाइड मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो अब ये मैंने एग्जाम्पल 2 बना लिया यहाँ से। इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ देखना ध्यान से, एग्जाम्पल 2 यहाँ से बनते हुए आएगा, ठीक है जी। इसमें ये चेंज कर रहा हूँ कि साल के एंड में ये मैंने 53 कर दिया डॉलर का रेट। सबको सेम है, देखो अमाउंट रिक्वायर्ड बोरिंग 50 लाख की है, इंटरेस्ट रेट आपका 10% पर एनम है, फॉरेन करेंसी में 4% पर एनम है, एक्सचेंज रेट 1,416 को 50 का था, एक्सचेंज रेट ये 53 पर आपका डॉलर हो गया। स्टार्टिंग में सेम जाएगा सर, ठीक है, कि $1,00,000 बोरो करेंगे, ये बिल्कुल सेम रहेगा। एक्सचेंज डिफरेंस यहाँ पे 53 हो जाएगा, तो भाई ये 3 लाख आ जाएगा, है ना, ये 3 लाख आ गया आपकी बार। उसके बाद फिर वही ये पूरी कहानी है, पूरा आपको जो मैंने बताया प्रोविजन ये सेम है, ये ऐसी ऐसी कहानी है जी। इंटरेस्ट निकालोगे, अब सर ये 296 आ रहा था, फिर वही वही 5 लाख, अब यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर अब साल के एंड में पे करोगे तो 53 हो जाएगा। अब जरा बताओ कितना आएगा ये, इसको इंटू करेंगे, 1 लाख इंटू 4 इंटू 53, 4,000 इंटू 53, ये आ गया 2,12,000, ठीक है जी। यहाँ चेंज हो गया, ये हो जाएगा 2,12,000, क्योंकि इंटरेस्ट तो साल के एंड में पे होगा ना। इसका डिफरेंस निकालो, 5 लाख में से 2,12,000 माइनस करो, कितना बनेगा ये, तो 5 लाख में से 2 लाख गए तो ये आया 3 लाख, 3 लाख में से 10 गए 290, 288, तो 288 आ गया जी ये। ओके जी। अब ये 288 का डिफरेंस हमारा 3 लाख का ही आया था, उससे कम है या ज़्यादा है, कम हो गया, इट इज़ लेसर देन फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑफ 3 लाख। तो अब क्या करोगे सर, अब ये एंटायर अमाउंट नहीं जाएगी, ओके जी। अब की बार कम कम अब की बार ये हमारा कम कम आ गया, तो हेंस आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑफ रुपीज 3 लाख, of rupees 3 lakh, right, rupees 288 lakh will be
considered as an adjustment of borrowing cost, as an adjustment of borrowing cost as per year 16, and बैलेंस, बैलेंस कितना सर, बैलेंस का मतलब 3 लाख में से 2,88,000 माइनस कर दो, कितना आया जी 12,000। तो बाकी का जो 12,000 है, बाकी का जो 12,000 है, बिल्कुल सही आयुषी, बैलेंस रुपीज 12,000। ये बैलेंस कैसे निकाला हमने, ये 3 लाख में से माइनस किया है 288 को, 288 को, ठीक है। विल बी कंसीडर्ड, विल बी ट्रीटेड एज पर AS11। और AS11 नॉर्मली क्या बोलता है, एक्सचेंज डिफरेंस लॉस को एक्सपेंस कर दो, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल दो। ओके जी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, आयुषी ने बिल्कुल सही पकड़ लिया। अब यहाँ से एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट क्या होगी, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट होगी 2,04,000 प्लस जितना हमने इसमें डाला, कितना 288। अब ये जोड़ दो सर, 288 हमारी बोरिंग कॉस्ट बची ना, देखो 2,04,000 तो एक्चुअल इंटरेस्ट था, नहीं ये 2,04,000, ये 2,12,000 हो गया था, ये 2,04,000 नहीं है 2,12,000 हो गया था ना, जो हमने किस पे निकाला था, फॉरेन बोरिंग्स पे निकाला था। फॉरेन बोरिंग का इंटरेस्ट 2,12,000 आया था, देखो यहाँ निकाला हमने, अभी दिखा देते हैं आपको, कंफ्यूजन ना रहे कोई भी, रुकिए कहाँ निकाला है, ठीक है ये रहा सर। तो ये 2,12,000 लेंगे, ये 2,12,000 लेंगे, और उसके बाद 2,12,000 ये प्लस 288 हमने माना, जो डिफरेंस था आपके पास, डिफरेंस कम आया था, तो ये इसका पार्ट हो गया। 2,12,000 में 288 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा सर, ये 5,00,000 है ना बेटा। तो ये 5,00,000 का आपका यहाँ से इंटरेस्ट आ गया। तो देखो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट के बराबर आ गया, इस सिचुएशन में इंटरेस्ट बोरिंग, इंटरेस्ट बराबर आया है इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी के, ये लोकल करेंसी के इंटरेस्ट के बराबर आ गया है। तो किसी भी सिचुएशन में आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी से ज़्यादा नहीं होती, कम हो सकती है। जैसे पिछले वाले पार्ट में क्या आंसर आया था हमारा, पिछले वाले पार्ट में हमारा आंसर आया था 3,04,000 का, है ना, और अब कितना आ रहा है सर 5,00,000। तो ये बनाया ऐसे है कि आपकी जो फॉरेन बोरिंग्स में इंटरेस्ट कॉस्ट बनेगी वो मैक्सिमम उस इंटरेस्ट के बराबर आएगी जो आप लोकल करेंसी में बोरो करने से होते। बताओ क्लियर है या नहीं, ये दोनों एग्जांपल। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना बिल्कुल। चलो तो आई गेस ये क्लियर हो गया आपके, तो अब हम वापस जाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो मुझे बता देना, ठीक है, या मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, चलो और फिर कंटिन्यू करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। ये जहाँ से स्टार्ट है हमारा एग्जाम्पल, इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि सारा डेटा एक साथ मिल जाए। चलो अब यहाँ से करो इसे, अगर नोट नोट तो खैर क्या ही करोगे अभी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, जल्दी से, 1 मिनट। ठीक है जी, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको रफ में करनी है, तो ये एमसीक्यू में आराम से बन सकता है। बताओ इंटरेस्ट कितना कितना होगा, फलाना ढिमकाना करके ऐसे, और ये इसका फिर हमने यहाँ से आंसर लिखा है सर। ओके, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप, फटाफट से नहीं। चलिए सेकंड एग्जांपल, चलो और उसके बाद फिर ये,
चलो ये हो गया जी। ओके चलिए लेट अस गेट बैक टू आवर फर्स्ट पेज। तो बेटा ये तो आपका हो गया बोरिंग कॉस्ट, और ये ध्यान से रखना इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में घुमा फिरा के। ठीक है जी, तो ये हमने हो गया। ये वही दो एग्जाम्पल इसी के ऊपर थे, तो ये आपको खुद कर लेना। एग्जाम्पल 1 भी इसी के ऊपर है, ये मैंने बता दिया आपको, सी के फाइनल में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वो सेम चल रहा है। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका क्वालिफाइंग असेट का। ठीक है, ये यहाँ से नेक्स्ट थ्योरेटिकल पॉइंट आता है क्वालिफाइंग असेट। तो अब सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि बोरिंग कॉस्ट क्या है, फिर हम डिफाइन करेंगे कि क्वालिफाइंग असेट क्या है, और फिर हम डिफाइन करेंगे कि बोरिंग कॉस्ट का और क्वालिफाइंग असेट का आपस में क्या रिलेशन। तो सबसे पहले जो क्वालिफाइंग असेट है वो क्या होती है ना सर, इसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है क्वालिफाइंग असेट एक ऐसी असेट है दैट नेसेसरली टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। ऐसी असेट जिसको रेडी होने में, किस चीज के लिए रेडी होने के लिए सर असेट हम क्यों बनाते हैं? असेट या तो बेचने के लिए बनाते हैं, जैसे इन्वेंट्री भी तो हमारी एसेट होती है ना, चाहे वो करंट असेट है तो एसेट ही। उसको हम क्यों बना रहे हैं? या तो बेचने के लिए बना रहे हैं, जैसे इन्वेंट्री हो गई, या उसको हम लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस में यूज करते हैं। लाइक जैसे हम एक फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? कि उसको बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज किया जाएगा। हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? उसको अपनी फैक्ट्री में यूज किया जाएगा। तो ऐसी असेट जो रेडी होने के लिए है ना, रेडी होने का मतलब है, अच्छा ये मीटिंग अभी 5 मिनट में खत्म होगी, तो मैं इसको खत्म करके फिर दोबारा स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आपने दोबारा ज्वाइन करना है। अभी अराउंड 2 बजे तक हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं बता रहा था, एक ऐसी असेट जो रेडी होने के लिए सब्सटेंशियल टाइम लेती है उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग असेट। सब्सटेंशियल का मतलब होता है टाइम ज़्यादा लगता है, रेडी होने का मतलब है या तो क्या नाम है, बिकने से पहले है ना, या बिकने लायक होने से पहले उसको टाइम लग जाता है, या उसको यूज करने लायक होने से पहले टाइम लग जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, गेट रेडी फॉर इस इंटेंडेड, उसके बाद है यूज और सेल। सेल का मतलब इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, और यूज का मतलब नॉन करंट असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, जो आप बिजनेस में यूज करोगे पर अभी उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है ना। एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिफाइंग असेट आर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, inventories that required a substantial period of time to bring them into a saleable condition, and investment properties, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, लाइक वो फैक्ट्री बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी भी हो सकती है। ओके जी, आगे कहता है कि अदर इन्वेस्टमेंट एंड दोज इन्वेंट्रीज दैट आर रूटीनली मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस इन ए लार्ज क्वांटिटीज ऑन रिपीटेड बेसिस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर नॉट क्वालिफाइंग असेट। क्या मतलब है? किसी बिजनेस में सपोज इन्वेंट्री रेगुलर बेसिस पे बनाई जाती है, और वो इन्वेंट्री कुछ दिनों में कुछ घंटों में तैयार हो जाती है, पर पूरे साल लगातार काम चलता रहता है। ये सपोज मान लो किसी की फैक्ट्री है, सपोज मान लीजिए कि किस चीज़ की सर, सपोज मान लीजिए कि शूज़ की। अब जूते बन रहे हैं सर वहाँ पर, अब जूते बन रहे हैं तो जूते 2 दिन में 3 दिन में एक बैच पूरा बन के तैयार हो जाता है, फिर वो बिकने के लिए चला जाता है, फिर नया बैच बनने के लिए आ जाता है। तो ये रूटीन रिपीटेड बेसिस पे बन रहा है। तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर यहाँ तो 10 साल से जूते ही बन रहे हैं, सर यहाँ तो 5 साल से जूते ही बन रहे हैं, तो ये क्वालिफाइंग असेट हो गई। नहीं भाई, अगर एक ही इन्वेंट्री रिपीटेड बेसिस पे बनाई जाती है तो वो क्वालिफाइंग असेट नहीं होती। ओके सर, असेट दैट आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन एक्वायर्ड आल्सो नॉट क्वालिफाइंग असेट। कुछ असेट ऐसी होती हैं जिसे आप जब खरीदते हो तो वो उसी टाइम रेडी टू यूज होती है, खरीदते ही वो रेडी टू यूज बन जाती है, तो उसको भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलेंगे। जैसे कि आपने कार परचेज करी, और कार के लिए आपने सपोज मान लो 20 लाख की पेमेंट कर दी, तो कार तो परचेज करते ही क्या है सर, रेडी फॉर यूज है, तो उसको यूज लायक बनाने के लिए सब्सटेंशियल टाइम नहीं लग रहा है, तो उनको भी हम क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानेंगे।
क्वालिफाइंग असेट वो असेट होती है जिस पे जब आप खर्चा कर रहे हो तो वो उस टाइम यूज होने के लिए या बिकने के लायक नहीं होती है, और उसको रेडी करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ पर आपको दिए हुए हैं और इसको हम पढ़ लेते हैं, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इज पुटिंग अप अ रिफाइनरी इन जामनगर गुजरात। द क्या बोलता है, द कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड फ्यू इयर्स बैक और इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी रेडी फॉर कमर्शियल यूज इन अक्टूबर 2013। ओके सर, विच इज द क्वालिफाइंग असेट फॉर रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड, है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ये 2013 से स्टार्ट होगा, और ये जो एग्जांपल एक्चुअली आपको दिया गया था ये 2002 का था, इसमें साल आपका मतलब मिसिंग है। ओके सर, कि 2002 में फैक्ट्री बन रही है और वो 2013 से स्टार्ट होगी। आगे कहता है योर कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड इज मेकिंग हाई क्वालिटी वाइन, इट मस्ट बी अलाउड 12 years टू मैच्योर। आपकी कंपनी है जो कि वाइन बना रही है और इसको मैच्योर होने में 12 साल लगेंगे, तो डेफिनेटली सर क्या है कि आपका 12 साल का टाइम सब्सटेंशियल टाइम है, तो ये क्वालिफाइंग असेट है। आप एप्पल जूस बना रहे हो, एप्पल जूस तो कुछ ही दिनों में बन जाता है, तो ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है ना। अब ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कितना होगा सर, इसके बारे में एयर साइलेंट है। नॉर्मली ये माना जाता है कि ऐसी कोई भी असेट जिसको रेडी होने के लिए 1 साल से अधिक का समय लगेगा, तो उस टाइम को हम सब्सटेंशियल टाइम मानेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई असेट है उसको बनने में 12 महीने से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, 15 महीने में वो असेट आपकी रेडी हो रही है, तो हम उसको सब्सटेंशियल टाइम मान लेते हैं। लेकिन एएस ने क्योंकि 1 साल का जो टाइम है उसको कट ऑफ पॉइंट की तरह यूज करने के लिए नहीं बोला हुआ, तो ऐसा नहीं है कि अगर सपोज 11 महीने 28 दिन होंगे तो आप बोलोगे सब्सटेंशियल टाइम नहीं है तो ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है, ऐसा नहीं है। ये केस टू केस बेसिस पे आपको जजमेंट लेनी होती है, और यहाँ पर जो ऑडिटर है उसके पास पावर है कि वो किसी भी असेट को अपने मर्जी से क्वालिफाइंग असेट या नॉन क्वालिफाइंग असेट